So hello and very good morning dear students. Welcome to the day 42 of 111 days for JEE 2026. लास्ट क्लास हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के जो एकदम बेसिक चीज़ें थी सारी डन कर ली थी, राइट। और इसके बेस पर हम आगे बढ़ेंगे और आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कुछ लेकर आया हूँ मैं। उसमें से सबसे पहला है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, राइट। अब ये जो होता है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपिक्ट करता है कि मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन देंगे तो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो चलो किसी मटेरियल को स्ट्रेस देके देखते हैं कितना स्ट्रेन आता है और क्या क्या पॉइंट्स ये सारे बता रहे हैं। ये ए पॉइंट्स क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी डी ई क्या है, ये कौन सा रीजन है जो येलो वाला है, ये लाइट ब्लू वाला कौन सा है, डार्क ब्लू वाला कौन सा रीजन है। तो ये सारी बातों को हम अच्छे से देखेंगे। चलिए, तो अभी अगर आप ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेस दोगे उसके अंदर स्ट्रेन आएगा, लेकिन जब छोड़ दोगे तो वापस वो चला जाएगा, राइट। मतलब जो स्ट्रेन आया था वो वापस चला गया। तो यहाँ पर सिग्मा और एप्सिलन एक दूसरे के प्रपोर्शन में होता है। मतलब सिग्मा और एप्सिलन प्रपोर्शन में जब भी होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो इस पॉइंट तक, ये ए जो पॉइंट है इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। इसको हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक का जो है वो दिस इज योर वेयर द हुक्स लॉ इज अप्लाइड। इलास्टिक बिहेवियर भी है, प्रोपोर्शनल बिहेवियर भी है। मतलब सिग्मा एप्सिलन के प्रोपोर्शनल भी है और ऑब्जेक्ट इलास्टिकली भी बिहेव करता है। इलास्टिकली बिहेव करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींच के छोड़ दिया तो वापस अपनी शेप को रिगेन करेगा, उसको हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। अब अगर बेटा ए से बी तक आप गए, ए से बी तक आप गए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक बिहेव तो कर रहा है। मतलब बी तक भी लाके आप छोड़ रहे हो तो वो अपने घर वापस जा रहा है, वो अपना शेप वापस रिगेन कर रहा है। मतलब इलास्टिक बिहेवियर तो उसका ऐसा का ऐसा है। बट यहाँ पर चीज़ें प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला बिहेवियर यहाँ पे नहीं होगा। मतलब आप देख सकते हो सीधा सीधा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ तक दिखेगा, फिर यहाँ पे जो है वो कर्वेचर आपको दिखने वाला है, राइट। मतलब थोड़ा सा स्लोप ऑफ द ग्राफ चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रोपोर्शनल नहीं होगा लेकिन इलास्टिक होगा। तो ये जो बी पॉइंट तक का जो पूरा ये रीजन है, ये वाला जो ब्लू वाला जो पूरा रीजन है, इसको हम इलास्टिक रीजन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो ऐसे के ऐसे रह रही है, राइट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, ये हो गई बेटा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। अब इलास्टिक लिमिट जो है उसके बाद जब आप आगे जाओगे, उसके बाद अगर आप आगे जा रहे हो तो फॉर सम स्ट्रेसेस यू विल ऑलवेज गेट परमानेंट स्ट्रेन इन द बॉडी। मतलब फिर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफेक्ट रह जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसे हम इलास्टिक लिमिट है, ये यील्ड पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट भी इसे हम लोअर यील्ड पॉइंट कहा जाता है। लोअर यील्ड पॉइंट कहा जाता है मतलब यहाँ भी थोड़ा बहुत इलास्टिक बिहेवियर होता है बॉडी का, लेकिन अगर इससे आगे आप गए तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्लास्टिक रीजन है। वैसे तो ये येलो पूरा ही तुम्हारा प्लास्टिक रीजन है, बट यहाँ पे बहुत थोड़ा सा स्ट्रेन तुमको देखने को मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा सा स्ट्रेन देखने को मिलता है। मतलब जैसे आप किसी तार को देखते हो तो सबसे पहले वो खींचेगा, फिर एकदम खींचता जाएगा, पतला हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब टूट जाता है तो क्रैक होती है चीज़ें, राइट। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहला इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब द मैक्सिमम स्ट्रेस द बॉडी कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब अब वहाँ पे उस स्ट्रेस अगर आपने दे दिया, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर आपने उस बॉडी को दे दिया तो पक्का वहाँ पर सबसे पहली क्रैक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली क्रैक जो बॉडी को पड़ती है वो हमेशा इस ब्रेकिंग स्ट्रेस पर पड़ती है ना। तो ये कैसे चेक किया जाता है? तो जो बहुत बड़ा यूटीएम होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में सैंपल को रखा जाता है और उसके ऊपर फोर्स दिया जाता है, और जब सबसे पहली क्रैक बनती है जब, तो उस टाइम पर वो पहले रीडिंग ले रहा होता है फोर्स कितना लग रहा है वो, और सबसे पहली क्रैक जब बनती है तो उस टाइम के ऊपर वो रीडिंग को नोट करते हैं और उसे ही उसके ऊपर से कैलकुलेट किया जाता है स्ट्रेस। एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी के लिए, ठीक है। मतलब ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। और ये जो पॉइंट है ये बेटा तुम्हारा फ्रैक्चर पॉइंट है। अब यहाँ पे बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, टूट जाती है पूरी। तो इस पॉइंट के ऊपर बॉडी तुम्हारी गई, ठीक है। तो ये जो पूरा रीजन है वो प्लास्टिक रीजन है, ठीक है बेटा, डन है। तो ये आप देख सकते हो
राइट। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, फ्रॉम ओ टू ए, कभी कभी तुम्हें ग्राफ्स दे दिए होंगे जो स्ट्रेट लाइन होंगे और वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर आपको किसी भी दो बॉडी के ग्राफ दिए हुए, मान लो एक ऐसा है विच इज़ बॉडी ए एंड एक ऐसा है विच इज़ बॉडी बी, है ना। कभी कभी आपको ये थीटा भी दे देंगे, मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो बेटा ए और बी बॉडी के लिए थीटा 1 और थीटा 2 तुम्हारे एंगल्स है। और इसके लिए अगर हम देखें तो सी, क्योंकि ये सिग्मा है, ये एप्सिलन है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या देगा तुम्हें? लेट्स सी। और स्लोप ऑफ अ ग्राफ वही तो तुम्हारा tan फाई है या tan थीटा है, वो क्या दे रहा है? लेट्स सी। तो स्लोप मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलन। सिग्मा अपॉन एप्सिलन क्या होता है? तो वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू एप्सिलन। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलन इज यंग मॉडुलस, सिग्मा अपॉन एप्सिलन इज यंग मॉडुलस। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट गिव्स यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का यंग मॉडुलस वहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। जो स्लोप ऑफ अ ग्राफ है वो यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल देता है। अब अगर किसी का यंग मॉडुलस ज़्यादा है, किसी का कम है, इफ़ यंग तो यहाँ पे किसका ज़्यादा है? तो किसका स्लोप ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है। तो स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, सिंस स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कभी कभी आपको ये बताया जाएगा कि अगर मैं केबल ब्रिज बना रहा हूँ और उस केबल ब्रिज के अंदर अगर आपको पूछ लिया गया कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहोगे, तो ये दो ग्राफ दिए हैं मटेरियल ए और मटेरियल बी के, तो बट ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरा जो भी मटेरियल है वो इलास्टिक हो और बहुत अच्छे से उसका यंग मॉडुलस हाई होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस दे दूँ तो भी उसके अंदर स्ट्रेन कम आना चाहिए। तो मैं तो ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर कौन सा मटेरियल चूज़ करूँगा? ए और बी में से। तो इन ग्राफ से सिर्फ आपको मटेरियल चूज़ करने का बोलेंगे तो आपको ए वाला मटेरियल यहाँ पर चूज़ करना रहेगा। तो इस टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एनी मटेरियल। एनी मटेरियल हैज फिक्स वैल्यू, मतलब अगर तुम्हारा जो सिग्मा बी है, फोर्स अपॉन एरिया जो हम कहते हैं, दैट इज अ फिक्स वैल्यू। मतलब यू कैनॉट चेंज ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल। कम ऑन, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यू कैनॉट चेंज द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं पता है, इतना मोटा तार है, पतला तार है, तो इसमें इतना स्ट्रेस दिया, इसमें इतना स्ट्रेस दिया, तो कौन सा जल्दी टूटेगा? तो बच्चे लिखते पतला तार। अरे भाई, अगर उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस पार हो रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस तक पहुंच रहा है, उसने स्ट्रेस बोला है, फोर्स नहीं बोला है। उसने स्ट्रेस बोला है, फोर्स नहीं बोला। फोर्स बोलते तो फोर्स अलग हो सकता था, क्योंकि उनका एरिया अलग है। मोटा वाला तार बहुत मोटा है तो उसको तोड़ने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, पतला वाला तार को तोड़ने के लिए फोर्स कम चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम है तो फोर्स भी कम चाहिए। लेकिन फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो दोनों का सेम होगा, और वही फोर्स अपॉन एरिया के रेशियो को हम स्ट्रेस कहते हैं। और जिस स्ट्रेस पर ये बॉडी टूटती है उसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, राइट। सो इट्स अ breaking stress of any material has a fixed value. It is independent. It is independent of a dimension of body. तो बॉडी के डायमेंशन पे वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने थे। नेक्स्ट है इलास्टिक फटीग। फटीग क्या होता है? फटीग मतलब वियर एंड टियर होना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को बहुत स्ट्रेस होना, मतलब किसी चीज़ की स्ट्रेंथ डिग्रेड हो जाना, इसे हम फटीग कहते हैं। फटीग मतलब टूटना, उसका क्या कहते हैं, दुबला हो जाना,
लेस स्ट्रेंथ रहना, स्ट्रेंथ कम हो जाना, उसे हम फटीग कहते हैं। ठीक है, तो द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेन्स ऑन मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई कोई ब्रिजेस जो होते हैं, ब्रिज, वो ब्रिज को कभी कभी रिटायर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उस पर गाड़ियाँ कितनी बार आई है और गई है, तो उसका इतनी बार यूजेज हुआ है, मतलब उसके ऊपर इतनी बार स्ट्रेस स्ट्रेन आया है कि अब उसके जो मटेरियल है दैट इज़ एट इलास्टिक फटीग, मतलब वो कभी भी टूट सकता है। नाउ इट इज़ रिस्की टू मूव ऑन इट। अब यहाँ पर बेटा दो मटेरियल्स के ग्राफ मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। ये दोनों मटेरियल कौन से हैं? तो एक डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल किसको कहते हैं? अगर हम फोर्स दे किसी मटेरियल को और वो खींचता ही चला जाए तो दैट इज़ कॉल्ड डक्टाइल, है ना। और ब्रिटल क्या होता है? मतलब अगर फोर्स दे और टूट जाए तो दैट इज़ ब्रिटल। जैसे चॉक इज़ ब्रिटल। स्टील का तार जो है वो डक्टाइल है, मतलब खींचेंगे तो खींचता जाएगा, एकदम पतला होगा फिर टूटेगा, है ना। तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर क्या होता है बेटा कि ये पॉइंट जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके बाद भी वो खींचता रहता है और उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसी मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर ही टूट गया, तो वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ब्रिटल वाले मटेरियल को देखें तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे, मतलब जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना उसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, जो ब्रेकिंग पॉइंट वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मतलब एक मैक्सिमम विथस्टैंडिंग कैपेसिटी, और वहाँ पे सीधा टूट ही जाएगा। वो ऐसा राह नहीं देखेगा कि पहले क्रैक आएगा फिर फ्लो होगा मटेरियल, फिर जुदा होंगे एक दूसरे से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे चॉक टक सीधा टूट गया, ग्लास टक सीधा टूट गया, तो इन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ ऐसा होता है जहाँ पे सीधा टूटता है वो, और ये जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसका ग्राफ थोड़ा आगे जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद भी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों डाउन जा रहा है? बिकॉज जब तार तुम्हारा खींचने को होता है तो वो पतला होता है, एकदम पतला होता जाता है, तो तब आसानी से खींचता जाता है ना, तो बहुत स्ट्रेस नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कम हो रहा है। हाँ, स्ट्रेन अभी भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, पर टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें एक स्टील के जो तार था उसको खींच रहे थे वो, है ना। तो बहुत बड़ी मशीनरी से वो स्टील के बहुत बड़े रॉड को खींच रहे थे। तो वो मैंने देखा कि जब वो रीडिंग्स बढ़ रही थी तो वो रॉड जो है वो बहुत ही स्लोली खींच रहा था ऐसे, पर लेकिन एक पॉइंट ऐसा है उसके बाद वो फटाफट खींचने लगा और पतला होके टूट गया। ठीक है, तो वो जो फटाफट खींचने वाली जो चीज़ होती है ना, वो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, और लेकिन तब उसमें जो दम लग रहा था वो बहुत कम लग रहा था, मतलब देयर स्ट्रेस वॉज वेरी लेस। ठीक है, तो बहुत कम जोर लगा रहे थे वो लोग उसमें। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, स्टील वायर्स, कॉपर वायर, मेटालिक वायर्स। इसका एग्जाम्पल है ग्लास, चॉक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ग्राफ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है। नेक्स्ट बेटा इलास्टोमर्स। अब देखो इलास्टोमर्स जो होते हैं ना, उनमें उनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो बिल्कुल एक अलग लेवल के मटेरियल होते हैं। जैसे इलास्टिक्स है, इलास्टिक्स आप देखते हो जब उसको हम खींचते हैं तो बहुत आसानी से खींच जाता है। अच्छा, उनका यंग मॉडुलस बहुत कम रहता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है या रबर की? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो याद रखना रबर का जो यंग मॉडुलस है वो 10⁻7 के आसपास होता है, गीगा पास्कल के अंदर होता है वो, और स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है 10⁻11 पे होता है। मतलब अगर फोर्स देने से कोई चीज़ कम डिफॉर्म कर रही है और वापस अपनी शेप रीगेन कर रही है, डिफॉर्म कम हो रही है, दैट इज़ मोर इलास्टिक। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कभी भी इसका स्ट्रेट लाइन नहीं है विद इन द इलास्टिक लिमिट, एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस इज मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो आप जो भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अमाउंट के उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है जब हम रबर को खींचते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अगर कभी इलास्टिसिटी पूछे आपको, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इलास्टिसिटी ऑफ स्टील वायर is always
ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ रबर। ध्यान रहे, ठीक है। अगर और हाँ, एक और हैरत अंगेज बात आपको बताता हूँ। अगर आप एक स्टील बॉल लेते हो और एक आप रबर बॉल लेते हो, ठीक है, रबर बॉल लेते हो, और दूसरा एक मट्टी का बॉल लेते हो, सॉइल बॉल, मड बॉल, वॉट एवर इसे मड बॉल कहते हो, मड बॉल लेते हो, ठीक है, और इस जगह पे उसको फ्री फॉल करा रहे हो, तो भाई साहब गिरने के बाद सबसे ऊपर कौन आएगा? तो स्टील का बॉल, ठीक है। कभी देखना, वो बॉल बियरिंग के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, उसको कभी ऐसे ज़मीन पे फेंकना, ठीक है, वो बहुत ज़ोर से उछलेंगे, ठीक है। तो स्टील बॉल रबर से ज़्यादा ऊपर आता है, याद रखना, रबर से भी ज़्यादा ऊपर आता है। अगर आप रबर को फेंकोगे, है ना, तो रबर यहाँ तक ही आएगा, रबर का बॉल, और मड तो आएगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस, द बॉडी विच इज शोइंग द लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इज मोर इलास्टिक, दैट इज मोर इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें तो इलास्टोमर्स का तो पूरा अलग ही लेवल है पूरा, ठीक है। तो इनका ये जो होता है ना, इनका जो इलास्टिक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट जो होता है वो ब्रेकिंग पॉइंट के आसपास ही होता है ना। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे, आई थिंक लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है, ये रहा, प्लास्टिक रहने देयर ब्रेकिंग पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जैसे वो ब्रिटल वाली जो चीज़ें थी ना, बट हाँ इनकी प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, आप देखो इनका कर्वेचर वाला ग्राफ जाता है, बाकी सारे ग्राफ में आपने देखा होगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी होती है और फिर जाता है, तो इनका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है इलास्टोमर्स का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। फैक्ट, यंग्स मॉडुलस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेस विच विल डबल द लेंथ ऑफ फायर। चलो इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। यंग मॉडुलस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेस which will double the length of fire. So now we know that sigma is equals to young modulus into delta L by L. Delta L by L. अच्छा. For sigma to be equals to y, delta L by L must be equal to 1. Agree करते हो? Agree करते हो? Yes sir, definitely agree करते हैं. अगर ये 1 हो जाएगा तो सिग्मा और y सेम हो जाएंगे, कि यहाँ पर मुझे तो यही बताना, यंग मॉडुलस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द स्ट्रेस, यंग मॉडुलस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू स्ट्रेस कब जब तुम्हारा ये डेल्टा एल एल जितना हो जाए, मतलब एल फाइनल माइनस जो एल इनिशियल जो तुम्हारा एल था वो एल जितना हो जाए तब, मतलब एल फाइनल तुम्हारा, आई थिंक उल्टा बोला मैंने, एल इनिशियल माइनस एल फाइनल, डेल्टा एल मतलब एल इनिशियल, नहीं सॉरी सही बोला, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, हाँ दैट इज इक्वल टू एल। तो एल फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो अब जो तुम्हारा बेटा, अब जो तुम्हारा एल फाइनल है वो 2L होगा। इसका मतलब क्या कि अगर तुम्हारा ये जो लेंथ है वो डबल हो जाता है, खींच के कितना हो जाता है? डबल, तो डेल्टा एल कितना होगा? एल, और डेल्टा एल तुम्हारा अगर एल जितना होगा तो एल एल गए तो सिग्मा और वाई क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये बोला कि यंग मॉडुलस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेस विच विल डबल द लेंथ ऑफ फायर, मतलब if length of the final length of the wire is getting doubled, then and if you put that value over here in the delta L, if length of wire is double, इसको उल्टा भी हम कर सकते हैं, length of wire is 2L, final length of wire, if final length of wire is 2L, then delta L is equals to 2L minus L, which is L. तो सिग्मा इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाय एल, विच इज यंग मॉडुलस इंटू एल बाय एल, विच इज सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू यंग मॉडुलस आ गया। हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? फाइन, ओके आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट है, इफ सेम स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड टू डिफरेंट वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, देन द एक्सटेंशन डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। मान लो मैंने गोल्ड के 3 वायर ले लिए, एक पतला है, एक मीडियम है और एक मोटा है। ठीक है, इसका लेंथ है L1,
इसका लेंथ है L2, इसका लेंथ है L3, ठीक है, ओके सर। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2 और इसका रेडियस है R3, ठीक है, ओके सर। इफ सेम स्ट्रेचिंग फोर्स, क्या सेम है? फोर्स सेम है, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F, ये सेम है। अप्लाई टू द डिफरेंट वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट डायमेंशन। सेम मटेरियल, व्हाट डू यू मीन बाय सेम मटेरियल? सेम मटेरियल मतलब सेम यंग मॉडुलस, सेम यंग मॉडुलस, सेम यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस y1 इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू y3 इक्वल टू y, सबका यंग मॉडुलस सेम, सिर्फ उनकी लेंथ और रेडियस डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, ओके। देन L मतलब क्या? ये क्या है? ये है तुम्हारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जो हमारा डेल्टा L है उसी को इसने स्मॉल l का है। तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू फॉर्मूला FL बाई AY, फ्लाई, FL बाई AY विच इज फ्लाई। अब बेटा इसमें F और Y तो कांस्टेंट है ना, और एरिया को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर वाई कह सकता हूं। यस सर, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ये डेल्टा L जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन आर स्क्वायर? यस सर, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, है ना। तो जिसका अगर इसकी हम बात करें तो इसका डेल्टा L इसके प्रोपोर्शन में होगा L1 अपॉन R1 स्क्वायर, इसका डेल्टा L2 वो प्रोपोर्शनल में होगा L2 अपॉन R2 स्क्वायर, इसका डेल्टा L3 प्रोपोर्शन में होगा L3 अपॉन R3 स्क्वायर के। तो मतलब सबका L अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। कब? जब बेटा क्या सेम हो? अगर डिफॉर्मिंग फोर्स सेम हो और मटेरियल सेम हो, मतलब यंग मॉडुलस सेम हो, तब हम ये बातें कर सकते हैं, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, थर्मल स्ट्रेस। नाउ सर व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? सी, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से आने वाले स्ट्रेस को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। चलिए आइए समझाता हूँ कैसे थर्मल स्ट्रेस को एस्टिमेट किया जाता है। सी, मान लो ये तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, जो दो दीवार के बीच में इसको रखा हुआ है। अभी इस रॉड को मान लो इस रॉड की लेंथ है L, ठीक है। अब इस रॉड को मैं, उसका यंग मॉडुलस है Y, इसको मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है। इफ इट इज गिवन हीट ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा, अगर इसका टेम्परेचर डिफरेंस हमने डेल्टा थीटा जितना दे दिया, तो डेल्टा थीटा क्या है? दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन जो होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कह देते हैं, इज इक्वल्स टू अल्फा, है ना, वो अपने को दिया हुआ है, अल्फा अपने को दिया हुआ है, मान लो अल्फा चाहिए होगा अपने को, राइट। तो बेटा यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? अगर आप डेल्टा थीटा जितना टेम्परेचर देते हो तो वो जो आपका रॉड है वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, बिकॉज एवरी बॉडी व्हेन इट इज गिवन सम टेम्परेचर इट ट्राइज टू एक्सपांड। और जब बॉडी एक्सपांड होने की कोशिश करती है तो वो इधर उधर धक्का मारेगी उस दीवार को, लेकिन दीवार फिक्स है। अब क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को ऐसे धक्का मार रहे हो, नहीं हट रही है, तो आपका जो फोर्स है वो आप ही को लगता है अंदर। तो इसी की वजह से क्या होगा कि ये दीवार को धक्का मार रहा है, एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दीवार नहीं हिल रही है। तो सारा एक्सपांशन, जो सारा फोर्स उसका था, वो इंटरनली ही अपने आप को देते जा रहा है। नाउ द इंटरनल फोर्सेस राइजेस एंड दैट प्रोड्यूसेस द स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड द थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर, body tries to expand, but due to fixed walls, the expansion is not possible. Hence this will results in thermal stresses inside body.
बॉडी, तो बॉडी के अंदर इसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस आने स्टार्ट हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे सर फाइंड कैसे करेंगे, चलिए बताइए। तो देखो अभी वो चाह क्या रही थी कि मैं डेल्टा एल एक्सपांड करूँ, लेकिन डेल्टा एल का फॉर्मूला है एल अल्फा एल डेल्टा थीटा, वी नो दिस राइट। ये ड्यू टू द थर्मल एक्सपांशन, ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। अब ये क्योंकि नहीं हुआ तो हमारा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है, सॉरी हमारा जो एक्सपांशन का फॉर्मूला है वो फ्लाई एफ एल बाई ए वाई। अब फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स मुझे चाहिए। यहां पे हम एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। मुझे स्ट्रेस चाहिए ना, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल, इससे फाइंड करते हैं। अब यंग मॉडुलस को ऐसे कैसे रहने देते हैं, अब डेल्टा एल कितना है, अल्फा एल डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल, एल गेले, सो वाई अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज योर थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का वेरी सिंपल फॉर्मूला यंग मॉडुलस इनटू थर्मल एक्सपांशन इनटू डेल्टा थीटा, जो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। कितनी भी लेंथ की चीज़ ले लो, लेंथ पे डिपेंड नहीं करने वाला है। तो थर्मल स्ट्रेसेस इस तरह से बेटा किसी भी बॉडी में जनरेट होती है, ठीक है, डन। अब हमें फोर्स बिटवीन द टू रॉड्स फाइंड करना है, ठीक है। मान लो हमने दो दीवार के बीच में, है ना, एक इस तरह से दो अलग अलग टाइप के रॉड्स रखे हुए, एक ये वाला रॉड है और एक ये वाला रॉड है, ठीक है। अब मान लो इसकी लेंथ जो है वो L1 है, इसकी लेंथ जो है वो L2 है, इसका यंग मॉडुलस Y1 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 1 है, इसका यंग मॉडुलस Y2 है, कोएफिशिएंट थर्मल ऑफ एक्सपांशन अल्फा 2 है। अब हमने इससे थर्मल मतलब टेम्परेचर देना स्टार्ट किया इन्हें, और डेल्टा थीटा जितना टेम्परेचर दे डाला, राइट। नाउ वी नो कि भाई इसका डेल्टा एल जो है 1 वाले का वो होगा अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा, और इसका डेल्टा L2 जो है वो होगा अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा, ठीक है। नाउ टोटल थर्मल एक्सपांशन, टोटल थर्मल एक्सपांशन कितना हुआ, तो सर टोटल थर्मल एक्सपांशन हमारा होगा कितना, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, विच इज अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा, विच इज नथिंग बट अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 इंटू डेल्टा थीटा, इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, ओके सर। अब वी नो दैट डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू एफ L1 बाई ए Y1, है ना, एफ एल बाई ए वाई प्लस एफ L2 बाई ए Y2 फ्लाई, है ना, एफ बाई ए कॉमन निकलेगा, यस सर। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे भी कुछ लिख देंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके, कितना, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाई ए कॉमन L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2। नाउ दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई ए L1 Y2 प्लस L2 Y1 डिवाइडेड बाई Y1 Y2, ठीक है, एंड दैट इज अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 इंटू डेल्टा थीटा। अब मुझे फोर्स फाइंड करना है क्योंकि इसके अंदर कॉमन फोर्स होगा, पूरा एक ही टेंशन जनरेट होगा इसके अंदर, तो जो टेंशन वाला तुम्हारा फोर्स आ रहा है वही हम फाइंड कर रहे हैं, कॉमन फोर्स है इसमें। एरिया दोनों का मैंने सेम रखा है, एरिया अलग करना आप कर सकते थे, यहाँ पे A1 A2 हो जाता, ठीक है, बट मेरे को नहीं करना, रहने दिया। सो एफ जो है वो मेरा कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा इंटू ए, है ना, इंटू Y1 Y2 डिवाइडेड बाय L1 Y2 प्लस L2 Y1। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है बेटा। तो कभी कभी अगर आपको पूछते फाइंड आउट टेंशन इन द रॉड ड्यू टू द थर्मल एक्सपांशन, है ना, तो ये इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थर्मल के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग। चलो रॉड को एज अ स्प्रिंग थोड़ा समझते। तो बेटा कभी भी अगर हम ठीक है एक तार को लटका रहे, इसके नीचे एम मास लटका रहे, और एक स्प्रिंग जो है उसके नीचे सेम एम मास लटका रहे, तो वी ऑल नो ऐसा करने से देयर इज एन एक्सपांशन लाइक दिस, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि पहले ऐसे था और ये लटकाने के बाद क्या हो गया, लटकाने के बाद इनकी जो लेंथ थी वो बढ़ गई। तो आफ्टर एक्सपेंशन इनकी जो लेंथ थी वो बढ़ गई इस तरह से। सो देयर इज सम चेंज इन लेंथ। जो तार में था उसको हम डेल्टा एल कहते हैं और जो स्प्रिंग में होता है उसको हमने एक्स कह दिया। ठीक है, नाउ वी नो दैट फॉर स्प्रिंग F equals to kx. For rod sigma equals to Young modulus into epsilon. तो sigma is what? F by area is equals to what is Young modulus? Young modulus ही रहेगा। epsilon में कितना है तेरा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो ये F अपना क्या हो जाएगा YA बाई L इंटू डेल्टा L। तो क्या यहाँ पर इस इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा कौन है? क्या ये YA बाई L जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जैसी चीज़ है? क्योंकि X जो इसमें आ रहा था वैसा इसमें डेल्टा L हो रहा है, तो जैसा इसमें X था ऐसा इसमें डेल्टा L है। तो जो K है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके सिमिलर जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो कौन सी होगी? YA बाई L। सो हियर YA बाई L इज the quantity that is analogous to spring constant, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पूछ लिया क्या होगा भाई साहब, तो दैट इज YA बाई L। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? YA बाई L। अभी इसी में बेटा हम लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी देख सकते हैं आराम से, है ना। सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग पूछ लिया आपको, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ रॉड्स। सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ रॉड्स। तो यहां पर अगर हम स्प्रिंग को सीरीज कनेक्ट करें तो स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट होती है, इसके नीचे कोई मास m लटका दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है ना। तो अभी बेटा अगर हम इसका अगर मुझे कोई पूछता है व्हाट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वी ऑल नो K इक्विवेलेंट होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे फॉर रॉड्स देखी जाए तो मेरे पास मान लो एक मोटा सा रॉड है और एक यहाँ पे पतला सा रॉड है, ठीक है, और इसके नीचे हमने कुछ मास लटका दिया है M और वो खींच रहा है, तो इसका जो K होगा वो होगा Y1 A1 बाई L1। इसकी लेंथ मान लो L1 है, इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया मान लो A2 है और इसका लेंथ जो है वो L2 है। ठीक है, तो इसका K1 हो गया और ये K2 हो गया Y2 A2 बाई L2। अब अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज K इक्विवेलेंट, तो सेम चीज़ है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 विच इज इक्वल्स टू Y1 A1 बाई L1 इंटू Y2 A2 बाई L2 डिवाइडेड बाय Y1 A1 बाई L1 प्लस Y2 A2 बाई L2। दिस इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर रॉड्स। ठीक है, और वही चीज़ अगर बेटा पैरेलल के लिए पूछी जाए, फॉर पैरेलल कनेक्शन पूछी जाए, फॉर
पैरेलल कनेक्शन ऑफ रॉड्स, तो सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी। ये जो स्प्रिंग है वो पैरेलल में बेटा इस तरह से कनेक्टेड होती है, ये मास है नीचे, K1 है, K2 है, और K इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है K1 प्लस K2, ठीक है। और अगर रॉड्स को हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं, अगर हम रॉड्स को इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी गेटिंग, सॉरी नॉट स्प्रिंग, रॉड को हम यहाँ पे एक ज्वाइन करेंगे, एक रॉड है, एक तार यहाँ पे, एक पतला एक मोटा है, इस तरह से, ठीक है। और ये मास है, मान लें इसकी लेंथ हमने सेम रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो सकता है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है वो होगा Y1 A बाई एल, एंड K2 होगा तुम्हारा Y2 A बाई एल, Y2 A बाई एल, Y2 A2 बाई एल, Y1 A1 बाई एल, Y2 A2 बाई एल, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट जब भी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2 फॉर पैरेलल कनेक्शन, तो यही पैरेलल कनेक्शन के लिए जब हम इसके लिए फाइंड करेंगे तो K इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा K1 प्लस K2, लेकिन एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ रॉड की टर्मिनोलॉजीज, दिस A2 अपॉन दिस, और इसको अगर थोड़ा और हम अच्छे से लिखें तो दिस बाय दिस लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है, फाइन। तो रॉड को हम एज ए स्प्रिंग समझ सकते हैं, जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ा जाता है तो इलास्टिसिटी की वजह से वापस आता है, वैसे रॉड को भी कॉपर का तार हो, गोल्ड का तार हो, सिल्वर का तार हो, स्टील का तार हो, कोई भी तार हो, उसको थोड़े से स्ट्रेसेस के लिए लेके छोड़ा जाए तो वो एज ए स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा खींचान देखा जाता है, एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, रॉड के अंदर इतने एक्सटेंशन नहीं होते हैं। रॉड का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ हैविंग अ वेरी वेरी लेस वैल्यू, डेल्टा एल आर वेरी लेस ओवर देयर, राइट। तो बस वही है, बट माइक्रोफाइन लेवल पर अगर आप देखो तो वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे अगर आप देखो तो वो एज अ ऐसा समझ सकते हैं कि स्प्रिंग बिहेव करता है, ठीक है। चलो, डेंसिटी ऑफ कॉम्प्रेस लिक्विड्स, देखो हम एक जार में लिक्विड ले रहे हैं, मान लो इस जार में हमने यहाँ पे लिक्विड भर दिया, ठीक है, और ये ऊपर जो है वो पिस्टन है, मान लो दिस इज पिस्टन, और आपने इस पिस्टन के ऊपर कुछ वजन रख दिया, मान लो पुट सम मास ऑन दिस पिस्टन, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ वजन भर दिया, ठीक है, कुछ वजन रख दिया, यहाँ पे कुछ वजन रख दिया हमने। अभी ये वजन मैंने यहाँ पे रखा, उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्रेस होगा ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, बहुत ही कम कॉम्प्रेशन फ्लूइड्स के अंदर देखे जाते हैं। तो ये आपने देखा, इसकी जो यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसकी जो लेवल है वो लेवल चेंज हो गया, यू कैन सी दिस, ये लेवल यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये लेवल थोड़ा चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ है थोड़ा लेवल में, तो शिफ्टिंग हुआ। तो ड्यू टू कंप्रेशन in fluid the level changes. ओके, बैक कर देते हैं इसको थोड़ा। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो थोड़ा इसके लेवल के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी, मतलब घटोतरी हो रही है, मतलब थोड़ा नीचे जा रहा है, बहुत ही फाइन लेवल पे नीचे जाता है। तो बहुत ऐसा मत समझना बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, बहुत ही फाइन लेवल पे नीचे जाता है। हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, हाँ, पर थोड़ा आपको दिखना भी तो चाहिए, विजिबल रखना पड़ेगा मुझे, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। चलो, तो ये ज़्यादा भरा हुआ था, ये थोड़ा कम लग रहा है, कॉम्प्रेस हो चुका है, ऐसा समझते हैं। तो इसकी डेंसिटी अभी रो डैश है, इसकी डेंसिटी रो है, इसका वॉल्यूम वी है, इसका वॉल्यूम वी डैश है। नाउ सी वी नो वन थिंग
बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज योर बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पर बेटा देखा जाए तो डेल्टा वी बाई वी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस जितना होता है। यस सर, सही बात है ना। क्या मैं ये कह सकता हूँ, कि क्या वी कैन से दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर, डेफिनेटली, क्यों नहीं कह सकते। सो डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा मास बाय मास प्लस डेल्टा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या हम ये कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं। यस सर। तो अभी ये मास तो चेंज होगा नहीं, मास एक ऐसी एंटिटी है दैट डज नॉट चेंज, मास डज नॉट चेंज, है ना। तो यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू डेल्टा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये डेल्टा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की जगह पे मैं डेल्टा रो बाय रो रख सकता हूँ। यस सर, डेफिनेटली। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस। अच्छा सर, मैं डेल्टा रो को कह सकता हूँ रो डैश माइनस रो, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, डेफिनेटली कह सकते हो। ओके सर, तो क्या मैं ऐसे इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं? लिख दो। क्या मैं रो डैश बाय रो को कह सकता हूँ 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी? यस सर। तो रो डैश मेरा हो जाएगा रो इंटू 1 प्लस डेल्टा पी बाई बी, और वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज रो डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 1 प्लस के डेल्टा पी, वेयर के इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी, और ये जो बी है वो तुम्हारा बल्क मॉडुलस है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग ने डेंसिटी को चेंज किया, और डेंसिटी को चेंज करके हमने यहाँ पे देखा किस तरह से डेंसिटी का रिलेशन किस तरह से आ रहा है बल्क मॉडुलस चेंज इन प्रेशर वगैरह के साथ। ठीक है, नाउ फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ स्फीयर। नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ टू डू द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो, अब अगर हम किसी फ्लूइड के अंदर किसी स्फीयर को रख रहे हैं और उसके ऊपर कुछ प्रेशर देंगे हम, उसके ऊपर कुछ प्रेशर देते हैं, तो कुछ इस तरह से ये मास की वजह से नीचे बैठेगा। ठीक है, ये हमने पत्थर रख दिया पिस्टन के ऊपर और उसकी वजह से थोड़ा कंप्रेस हुआ। देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस और चेंज इन रेडियस ऑफ दिस, है ना। रेडियस यहाँ पे चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन रेडियस। नाउ वी नो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। वी नो दिस वेरी वेल। सो डेल्टा वी बाई वी का मैग्नीट्यूड हो गया तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस। ओके सर, नाउ वी नो दैट सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, अनडाउटेडली। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर? डेफिनेटली कह सकते हैं सर। तो अभी मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, तो दैट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। तो बेटा क्या मेरा डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर अपॉन 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस। यस सर, हो जाएगा। अब रेडियस जो है, रेडियस डेल्टा आर बाई आर जो है, उसको मुझे किसी और चीज के फॉर्म में लिखना है। डेल्टा प्रेशर की जगह पे मुझे मास को लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा मास को? सोचो। तो यहां पर जो मेरा ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, उस पर इसका पूरा mg लग रहा है ना। तो यहां पर प्रेशर ऑन पिस्टन क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन पिस्टन क्या होगा? ऑन पिस्टन ड्यू टू मास m, क्या होगा? लेट्स सी। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन पिस्टन, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना आ रहा है सर? mg, और एरिया अपना a है। ओके सर, तो mg बाई a। तो प्रेशर को, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम दे रहे हैं उसको हम mg बाई a लिख रहे हैं। दिस इज योर डेल्टा आर बाय। ठीक है, ये a जो है वो तुम्हारा एरिया ऑफ पिस्टन है, एरिया ऑफ पिस्टन है। ये तुम्हारा b जो है वो बल्क मॉडुलस है,
ये m जो है तो मास ऑन पिस्टन, इसके फॉर्म में तुम्हें डेल्टा आर बाय आर मिलेगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ स्फीयर, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड कर सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज योर फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर। फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए नाउ व्हाट इज दिस पॉइजन्स रेशो, ठीक है, कोई जहरीला रेशो नहीं है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पॉइसन, पॉइसन नॉट पॉइजन, इट्स पॉइसन्स रेशो, ठीक है। तो चलो पॉइसन ने क्या बोला था, पॉइसन ने ये कहा था कि भाई मेरा जो पॉइसन रेशो है वो कुछ नहीं, अगर हम किसी भी बॉडी को खींचते हैं, किसी भी बॉडी को खींचते हैं, मान लो यहाँ से हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं, इस बॉडी को आप खींच रहे हो, कुछ फोर्स दे रहे हो, है ना, तो सर ये बॉडी की अगर लेंथ बढ़ेगी तो इसकी जो थिकनेस है वो पतली भी होगी, ठीक है। मतलब इफ लेंथ इंक्रीजेस देन थिकनेस डिक्रीजेस। इफ लेंथ इंक्रीजेस देन थिकनेस डिक्रीजेस। तो ये जो आपका म्यू है, ये जो आपका म्यू है, जो पॉइसन्स रेशियो है, दैट इज नथिंग बट लेटरल स्ट्रेन, क्या बोला इसने, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सर ले लेटरल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन मतलब बेटा ये वाला स्ट्रेन, ये वाला स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल ये वाला स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल, तो लेटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, है ना। तो म्यू जो है वो इस तरह से हम देते हैं। माइनस साइन क्यों लग रही है, बिकॉज एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, वन इंक्रीजेस अनदर डिक्रीजेस। Since one parameter is decreasing. अब जो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो है फॉर ऑल सब्सटेंसेस लाइस इन बिटवीन -1 एंड +0.5, ये ध्यान रहे, -1 एंड प्लस ऑफ 0.5 के बीच में लाई करती है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइस बिटवीन 0 एंड 0.5। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर अ बॉडी अंडर टेंशन सफरिंग नो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन इज 0। क्या सर ऐसी कोई बॉडी पॉसिबल है जिसमें कोई लेटरल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा? यस पॉसिबल है। आपने वो देखा होगा बोतल के ऊपर जो लगाने वाला कॉर्क आता है, हाँ? जो कॉर्क हम लगाते हैं ना इसके ऊपर, है ना, वो थोड़ा ऐसा रहता है ना, तो उसको जब अंदर आप डालते हो तो इसमें सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है और उसका जो ये है वो फिक्स रहता है, रेडियस जो है वो फिक्स रहता है। सो देर इज नो, तो मटेरियल ऑफ कॉर्क होता है उसके अंदर, देर इज नो लेटरल स्ट्रेन, यू कैन सी ओनली द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वैल्यूज़ किसके बीच में आती है वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। 0 कब होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, अगर ये ऊपर वाला 0 हो गया तो 0 होगी। नेक्स्ट, अच्छा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन अमंग मॉडुलस ऑफ वेरियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। देखो ये है तुम्हारा यंग मॉडुलस, ये तुम्हारा बल्क मॉडुलस, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, इस पे अब 2025 में क्वेश्चन पूछा है। ये है शियर मॉडुलस, ये है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो 1 - 2 म्यू है, यहाँ पे 1 + म्यू है, यहाँ पे 2 टाइम्स बीटा है, 2 टाइम्स ईटा है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस का रिलेशन है, और अगर तुम्हें बीटा और ईटा का रिलेशन लाना है तो तुम इन दोनों को कंपेयर कर लो, एंड तुम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो तो बीटा और ईटा का रिलेशन भी आ जाएगा, ठीक है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और आपकी नोट में ये होना चाहिए, लास्ट टाइम पे ऑलवेज देख के जाना है। नाउ व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो एज
जैसे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होता है तो स्प्रिंग के अंदर भी कुछ एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो सिमिलर टू द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, there is potential energy stored in metallic wires during extensions, ठीक है। तो कितना होगा, तो दैट U इज इक्वल्स टू 1/2 के की जगह पे हम लिखेंगे YA बाय एल और डेल्टा एल का स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा ही होगा ये। अब अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो डेल्टा एल को हम फ्लाई कह सकते हैं FL/AY, और उसका भी हो गया क्या, स्क्वायर। तो थोड़ा और अच्छे से अगर इससे हम एक्सपांड करेंगे, मैं आपको बहुत सारे इसके वेरिएंट बताता हूँ, F² L² बाई A² Y², ठीक है। अब बेटा इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, तो F² बाई A² को मैं स्ट्रेस का स्क्वायर कह सकता हूँ। एक लेंथ से एक लेंथ उड़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक लेंथ से एक लेंथ उड़ेगी, है ना। ओके, ये यंग मॉडुलस से एक यंग मॉडुलस उड़ रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा का स्क्वायर, है ना। मुझे क्या मिल रहा है, देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A इंटू एल डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस y, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एरिया इंटू लेंथ जो है बेटा, इसको हम क्या वॉल्यूम कह सकते हैं क्या, एरिया इंटू लेंथ, किसी भी सिलेंडर का एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि वायर जो है सिलेंड्रिकल होता है, तो एरिया इंटू लेंथ कैन बी कॉल्ड एज वॉल्यूम, डेफिनेटली सर कह सकते हैं, है ना। दिस इज माई यंग मॉडुलस, दिस स्ट्रेस का स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक एक्सप्रेशन आ रहा है। क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो U अपॉन एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस, 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस। अब इसी को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, पुटिंग सिग्मा इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू एप्सिलन। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस का स्क्वायर इंटू एप्सिलन का स्क्वायर। अब बेटा इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे सारी चीज़ें, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू यंग मॉडुलस का स्क्वायर एप्सिलन का स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो जिसकी वैल्यू हमारी एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो 1/2 यंग मॉडुलस का स्क्वायर, तो एक यंग मॉडुलस से एक यंग मॉडुलस गेले, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 1/2 एप्सिलन स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस, ठीक है। ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या सर और कोई फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है क्या आपको, और कोई फॉर्मूला मिलेगा? यस मिलेगा, चलिए दिखाता हूँ क्या होगा, लेट्स सी। चलो और कोई फॉर्मूला बनेगा क्या? तो दो फॉर्मूला तो बना लिया हमने, क्या थे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला था 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय वाई, और दूसरा फॉर्मूला आया 1/2 एप्सिलन स्क्वायर इंटू वाई। अब एक काम करते हैं, लेट्स पुट यंग मॉडुलस, पुटिंग यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलन इन इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पे मिलेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलन स्क्वायर इंटू सिग्मा बाय एप्सिलन। सो यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर वी कैन से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
अभी जैसा हम फोर्स के फॉर्म में भी इक्वेशन कुछ ना कुछ ला सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो चलिए फोर्स के फॉर्म में इक्वेशन ला के देखते हैं कैसे करेंगे। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हमारा 1/2 इंटू फोर्स का 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। क्या मैं कह सकता हूँ ये फोर्स अपॉन एरिया है, ये डेल्टा एल अपॉन एल है। अब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए एल है, तो एनर्जी क्या होगी मेरी, तो एनर्जी मेरी होगी U, दैट इज नथिंग बट 1/2 इंटू एफ डेल्टा एल बाई ए एल इंटू ए एल। तो आप जब बेटा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम को उड़ा देगा। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, याद रखना ये एनर्जी है। दिस इज नॉट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी। मतलब सिर्फ एनर्जी फाइंड करनी है तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला 1/2 इंटू एफ टाइम्स डेल्टा एल, 1/2 इंटू एफ टाइम्स डेल्टा एल। ठीक है, चलो। Now the block stops at equilibrium. Find U stored in wire in equilibrium position. चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी हमें फाइंड करना है। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज कि ये जो mg है उसकी वजह से ये एक्सटेंशन हो रहा है डेल्टा एल। तो जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। हो जाएगा 1/2 इंटू फोर्स जो है वो तुम्हारा mg है इंटू डेल्टा एल, है ना। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड विच इज 1/2 इंटू mg इंटू डेल्टा एल। अब एक्चुअली देखा जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, चेक करो। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से ही तो हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो सर ऐसे देखा जाए तो mg इंटू एच, तो mg इंटू डेल्टा एल जो जितना ग्रेविटी वर्क डन कर रही है उससे आधा ही एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ। तो मतलब 1/2 mg डेल्टा एल स्टोर हो रहा है, तो आधी गई कहाँ, आधी एनर्जी कहीं जा रही होगी ना, कहाँ गई। तो जब किसी भी वायर को आप खींचोगे ना वो गर्म होगा, तो वो आधी एनर्जी जाती है टू हीट अप दैट वायर, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर, बट हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सटेंशन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी is not entirely utilized by the wire to store potential energy. But instead only half of it is stored in wire, remaining half energy is dissipated in terms of heat energy, dissipated in terms of heat energy। तो यहाँ पर डिसिपेशन हो रहा है बेटा हीट एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में डिसिपेशन हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अ स्टील वायर ऑफ 4 मीटर इन लेंथ इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 mm। तो डेल्टा एल तुम्हारा कितना है 2 mm, है ना। लेंथ कितनी है 4 मीटर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 2 mm स्क्वायर। तो एरिया आपको दे दिया है 2 mm स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये भी होगा 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है,
यंग मॉडुलस ऑफ अ स्टील गिवन टू अस विच इज़ 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोला है फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर। देखो क्या क्या दिया है मुझे, तो मेरे पास स्ट्रेन है और मेरे पास यंग मॉडुलस है, तो मैं स्ट्रेन वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। स्ट्रेन वाला फॉर्मूला कौन सा है बताओ? तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेन वाला था 1/2 × एप्सिलॉन स्क्वायर × यंग मॉडुलस। देखो मैं स्ट्रेन वाला कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला। सी स्ट्रेन वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो ये वाला था 1/2 × एप्सिलॉन स्क्वायर × यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो 1/2 × एप्सिलॉन स्क्वायर × यंग मॉडुलस। तो ये मेरा हो गया कितना, 1/2 × व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर, सो 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस विच इज़ 2 × 10⁻11। तो ये अपना क्या होगा, तो 1/2 × 2 2 ज़ा 4, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो -6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻11। सो 2 2 कैंसल है ना, तो 1/4 इज 0.25 0.25। सो 0.25 × 10⁵, 0.25 × 10⁵ इज द एनर्जी डेंसिटी, मतलब जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब इज द एनर्जी डेंसिटी। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में? मुझे इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी के फॉर्म, मतलब सेकेंड क्वेश्चन पूछा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ। अब 0.25 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज़ 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज़ 4। अब 4 से 0.25 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0.25 1/4 होता है, तो हो जाएगा तेरा 2 × 10⁻⁻1 जूल विच इज़ इक्वल्स टू 0.2 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है क्योंकि बहुत ही पतला सा वायर है और बहुत ही कम उसके अंदर एक्सटेंशन हो रहा है, तो 0.2 जूल जितनी एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रही होगी। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ माउंटेन्स। सी इलास्टिसिटी का यूज़ करके हम लोग माउंटेन्स की हाइट एस्टिमेट कर सकते हैं। वहाँ का पत्थर की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ऊपर वो माउंटेन जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला प्रेशर एट द बॉटम ऑफ माउंटेन। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ mountain which is assumed to be made up of same rocks or same material. Mountain assumed to be made of same material. Same material. तो P is given as ρgh. ρgh प्रेशर का फॉर्मूला फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। तो अब रो डेंसिटी दे दी है 3000, हमने 3000 डेंसिटी ली है। G ग्रेविटी 10 ले लेते हैं और हाइट हमें एस्टिमेट करनी है। ठीक है, और स्ट्रेस जो है वो अपने को दिया हुआ है कितना, सिग्मा इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸। अब इस सिग्मा जो उसका मतलब स्ट्रेस है, मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस है, वो उसको इस प्रेशर से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग मैक्सिमम स्ट्रेस विथ द प्रेशर जनरेटेड चलो कंपेयर करते हैं। तो ये है तेरा 3 × 10⁸ और वो है तेरा 3 × 10⁴ × h। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁴ से ये 10⁴ रह जाएगा, मतलब ये होगा तुम्हारा 10,000 मीटर इज़ द हाइट ऑफ माउंटेन। मतलब हाइट ऑफ माउंटेन जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 किलोमीटर जा सकता है, 10 किलोमीटर। और आप माउंट एवरेस्ट को अगर देख लो तो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो क्लोज टू 9 किलोमीटर है, क्लोज टू 9 किलोमीटर ऑफ माउंट एवरेस्ट। मतलब देखो ऐसा दुनिया में कोई माउंटेन नहीं है जो 10 किलोमीटर से ऊपर हो, मतलब 10 किलोमीटर को भी पीक पे नहीं पहुंचा है। तो माउंटेन की मैक्सिमम हाइट इतनी ही हो सकती है, वो हम इससे रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डन। आगे बढ़ते। नाउ व्हाट आर फैक्टर दैट अफेक्ट्स इलास्टिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ठीक है, तो एक हैमरिंग एंड रोलिंग करने से बॉडी की इलास्टिसिटी कम होती है।
क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं बाय हैमरिंग एंड रोलिंग, बाय हैमरिंग एंड रोलिंग, by hammering and rolling, the elasticity of material increases due to rearrangement of the atoms. ठीक है, तो हैमर और रोल करके हम इलास्टिसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एनलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलास्टिसिटी को चेंज किया जाता है बाय हीटिंग एंड कूलिंग द मटेरियल फ्रीक्वेंटली। दिस प्रोसेस इज डन, मतलब गर्म करेंगे ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे ठंडा करेंगे, ताकि थोड़ा लचीला बन जाए, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए। टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी इलास्टिसिटी कम होती है क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल। इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस द इलास्टिसिटी, है ना। देख, मटेरियल को सॉफ्ट बनाने का काम हो रहा है। देख, मटेरियल जितना हार्ड है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जैसे स्टील खींचता नहीं है जितना ज़्यादा खींचोगे, लेकिन गर्म करो तो लचीला हो रहा है ना, तो इलास्टिसिटी कम हुई। ऐसा मत सोचो तो खींच रहा है तो ज़्यादा हुई, नहीं, इलास्टिसिटी कम हो रही है। तो हम यहाँ पे मटेरियल को सॉफ्ट बनाने की बात करें। सॉफ्ट बनाना मतलब इलास्टिसिटी को कम करना। तो इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, एज इट बिकम्स सॉफ्ट, एज इट बिकम्स सॉफ्ट। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ऐड कैसी आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वेदर द इलास्टिसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी एडेड। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, आपने कैसी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ऐड किया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलास्टिसिटी। द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्सेस टू प्रोड्यूस अ सर्टन चेंज इन डायमेंशन इज मोर इलास्टिक। मैंने बोला ना, मतलब अगर आप खींच रहे हो, जिसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है थोड़ा खींचने के लिए, वो अच्छा इलास्टिक मटेरियल है, ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है। तो एग्जाम्पल आइवरी और स्टील जो है, दीज आर मोर इलास्टिक देन रबर, ऐसा हम कहते हैं। आइवरी और स्टील जो है दे आर मोर इलास्टिक देन रबर। नेक्स्ट है व्हेन इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज अप्लाइड। कैसे? अगर डिफॉर्मिंग फोर्सेस सेम अप्लाई कर रहे हो डिफरेंट बॉडीज, देन बॉडी विच शोज लेस डिफॉर्मेशन इज मोर इलास्टिक। मतलब जितना कम डिफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इलास्टिक है। अब डाल के देखो रबर को और स्टील को, खींच के देखो, है ना, तो खींचेगा कौन? कम, स्टील कम खींचेगा, है ना, इसीलिए स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ऐसा हम कहते हैं। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट, कल मैंने डिस्कशन किया था, वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन मटेरियल देयर कैन बी डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन। अच्छा भाई साहब, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू अलग होती है क्योंकि यंग मॉड्यूलस है लीनियर के लिए, बल्क मॉड्यूलस है वॉल्यूम के लिए, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है शेप के लिए। तो इनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है भाई। बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिफरेंट हो सकते हैं। कोई बहुत वॉल्यूम स्ट्रेस को कोई बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, लेकिन लीनियर स्ट्रेस को नहीं कर पा रहा है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये 6.9 है, ये 7 है, वो 2.6 है ना। तो ये रिजिड थोड़ा कम है, रिजिडिटी उसकी कम है, टेंजेंशियल फोर्सेस को कम ऑफर कर पा रहा है। बट यहाँ पर बल्क और यंग को थोड़ा इक्विवेलेंट वे में कर रहा है। अब ये ब्रास देखो, तो ब्रास में यंग मॉडुलस बहुत अच्छा है, मतलब अगर लीनियरली इसे खींचा कंप्रेस किया जा रहा है तो बहुत अच्छे साइंस दिखा रहा है, बहुत अच्छी वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर उसको पूरा वॉल्यूम का ब्लॉक बना के प्रेशर दिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। और रिजिडिटी तो सबकी ऑलमोस्ट थोड़ी कम ही होती है कंपेयर टू द वॉल्यूम, बल्क स्ट्रेसेस एंड लीनियर स्ट्रेसेस।
द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट्स एज दैट ऑफ स्ट्रेस सिंस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस. ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ ये तो पता ही आपको, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला की बातें कर लिए. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक इज द मटेरियल, बट young modulus is directly proportional to 1 upon I, k is directly proportional to 1 upon delta volume, and eta is directly proportional to 1 upon phi for a constant stress. So smaller the change in shape or size for a given stress corresponding with the greater the elasticity. हमने कल ही बेटा इस बारे में बात कर ली थी, है ना. कल ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर वाई यंग मॉडुलस की बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलन होता है ना. तो एप्सिलन फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल बाई एल. मतलब ये जो चीज़ जितनी कम होगी, ये जितना कम होगा उतना यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है. मतलब डिफॉर्मेशन जितना कम है, शेप में चेंज जितना कम है, वॉल्यूम में चेंज जितना कम है, वॉल्यूम में चेंज जितना कम होगा उतना बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा. शेप में चेंज जितना कम होगा उतना शियर मॉडुलस ज़्यादा होगा. लेंथ में चेंज जितना कम होगा उतना यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा. ठीक है. तो ये बात हमने कर ली. हाँ, ये भी हो गया. हाँ, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई एंड ईटा एग्जिस्ट ओनली फॉर सॉलिड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस एग्जिस्ट ओनली फॉर सॉलिड. लिक्विड एंड गैसेस कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड अलॉन्ग वन डायमेंशनल ओनली, क्योंकि लिक्विड पूरे बल्क में होता है. शियर स्ट्रेन हाउएवर के, मतलब यहाँ पे के वो बल्क मॉडुलस को कहते हैं, एग्जिस्ट फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पे के हमारा जो है वो बल्क मॉडुलस भी है. बल्क मॉडुलस exists for all states of matter. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, क्योंकि बल्क मतलब वॉल्यूम, और गैसेस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. कल मैंने आपको वो पंप वाला एग्जांपल बताया था, है ना. पाइप को ऐसे बंद करके पंप को दबाओगे, है ना, तो वॉल्यूम कॉम्प्रेशन होता है और वो इलास्टिसिटी दिखाता है. तो वो बल्क मॉडुलस जो है वो गैसेस में भी आ रहा है, लिक्विड में भी आ रहा है ना. तो वो सारी चीज़ में आपको देखने को मिलता है. Gases being the most compressible are least elastic, while solids are most, i.e. the bulk modulus of gas is very low. While that for, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेस होता है उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो बल्क मॉडुलस कम होगा. ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसका बल्क मॉडुलस कम होता है. तो यहाँ पर ये के जो स्टैंड्स फॉर बल्क मॉडुलस, है ना. ये अपने मॉड्यूल के आई थिंक दी हुई है, उसमें के बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं. मैं के कंप्रेसिबिलिटी के लिए यूज़ करता हूँ जनरली. तो ये अलग अलग रेफरेंस बुक से हम लोग अलग अलग नोटेशंस देखने को मिलते हैं. तो आई थिंक आज का सेशन यहाँ पे डन करते हैं. राइट, दिस वाज डे 42 ऑफ 111 सीरीज़. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे PYQ सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को डन करेंगे. देन वी विल गो टू द फ्लूइड्स. थैंक यू सो मच.